वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 स्टडी करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 की वीडियो और चैप्टर नंबर 2 की वीडियो सारी अपलोड कर दी है मैंने, जिसमें मैंने आपको बहुत ज़्यादा ईजी वे में एक्सप्लेन किया है। जिसने नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। नीचे लिंक मिलेगा, आपको उस पर जाना है और सारी वीडियोस को देख लेना है। तो आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 बहुत ज़्यादा इजी लगने लगेगा। और आज हम स्टडी करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। जिसने भी चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स की वीडियो नहीं देखी है, देख लेना। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, नीचे आपको लिंक मिलेगा इंस्टाग्राम का, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझसे जो भी डाउट एंड डिफ़िकल्टीज़ है अपनी क्लियर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। आप मुझे फ्रीली जो भी आपको क्वेश्चन है रिलेटेड टू स्टडीज़ वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप उस पर जाइए और मुझे फॉलो करिए और आपके क्वेश्चंस और क्वेरीज को पूछ सकते हैं। और आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टडी करेंगे, इंडिया एंड यूरोपियन कॉलोनियलिज्म। चैप्टर नंबर 3 है 12th स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड हिस्ट्री का। और इसमें जो है हमें यहाँ पर पोर्चुगीज़, फर्स्ट इंडिया को यहाँ पर पोर्चुगीज़ आए थे, उसके बाद में ब्रिटिश, डच एंड फ्रेंच, इन तीनों के बारे में स्टडी करना है। 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। तो इसकी आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ पोर्चुगीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। पार्ट 2 वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश के बारे में, पार्ट 3 में डच और पार्ट 4 में फ्रेंच के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबको एकदम ईजीली पता चल जाएगा कि ये चैप्टर में है क्या। प्रीवियस लेसन में हमने क्या लर्न किया था यूरोपियन कॉलोनियलिज्म के बारे में, कि यूरोप ने कहाँ कहाँ पर अपनी कॉलोनीज़ बनाई थी। और मैंने आपको कॉलोनियलिज्म के जो हैं बहुत सारे कॉजेस बताए थे, जैसे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था तो उनका जो सरप्लस प्रोडक्शन रहता था वो यूरोपियन जो मार्केट में नहीं सेल हो पाता था, क्योंकि उनका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन जाता था। समझो सरप्लस प्रोडक्ट मतलब लोगों की रिक्वायरमेंट है 80 प्रोडक्ट्स की, लेकिन वो बना रहे हैं 150 प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो बाकी के जो रिमेनिंग प्रोडक्ट है ना वो सरप्लस प्रोडक्ट है, मतलब ज़्यादा बना लिया है उन्होंने। तो यूरोपियन कंट्रीज़ ने क्या किया, अपने जो हैं कॉलोनीज स्टार्ट करी, क्योंकि उनको मार्केट्स चाहिए थी अल्टीमेटली अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग जो कॉलोनीज़ बनाई, ठीक है। और कॉलोनीज़ कहाँ पर बनाते थे, जो भी अंडर डेवलप्ड रीजन होते थे, ठीक है। अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज़ होती थी, अंडर डेवलप्ड, उनको क्या करते थे, पहले तो ये यहाँ पे अपनी मार्केट्स बनाते थे और बाद में पॉलिटिकल कंट्रोल भी इस्टेब्लिश कर लेते थे, ठीक है। तो पहले क्या करते थे, मार्केट बनाते थे और उसके बाद ये लोग क्या कर लेते थे, उसके ऊपर डोमिनेट करना स्टार्ट करते थे, पॉलिटिकल डोमिनेशन इनका स्टार्ट हो जाता था। प्लस इनको रॉ मटेरियल की भी रिक्वायरमेंट थी। तो इंडिया के पास, ठीक है, रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा था, सरप्लस कैपिटल इनके पास था। तो ये क्या कर रहे थे, इंडिया में अपना क्या कर रहे थे, यहाँ से रॉ मटेरियल लेकर जा रहे थे एट चीपर रेट। और क्या करते थे, यूरोपियंस अपने कंट्री के अंदर ये लोग प्रोडक्ट बनाते थे, फिनिश्ड प्रोडक्ट, और वापस से रीसेल कहाँ करते थे, इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर इनको ये भी इम्पॉर्टेंट मिल गया था कि मैंने बताया आपको चीप लेबर, ठीक है। चीप लेबर जो है वन ऑफ द मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जब हम प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो चीप लेबर प्लस चीप रॉ मटेरियल, तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली जो एंटरप्रेन्योर होगा, जो कंट्री प्रोडक्शन कर रही है, जो भी पर्सन प्रोडक्शन कर रहा है, उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, अगर उसके पास में चीप लेबर और चीप रॉ मटेरियल मिल जाता है। तो ये दोनों कंडीशन थी इंडिया के अंदर। अब हमने चैप्टर 2 में क्या स्टडी किया था, कॉलोनीज़ कहाँ कहाँ पर बनाई थी। पहले हमने अमेरिका का स्टडी किया, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ये वीडियो में मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन में एक्सप्लेन करा है चैप्टर 2 का। अभी हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, एशिया के अंदर इन्होंने म्यांमार, नेपाल, सिक्किम, भूटान और तिब्बत, ये सारे कॉलोनीज़ बनाई थी और उसका स्टडी हमने चैप्टर 2 में किया है। इसलिए बोल रही हूँ चैप्टर 2 जो है वो इसका बेस है। चैप्टर 2 की वीडियो देखना। और आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में, ठीक है। स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में स्टडी करेंगे। हमने देखा कि कॉलोनियलिज्म कैसे स्टार्ट हुआ था,
और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ था वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर। और इस लेसन में हम स्टडी करेंगे स्प्रेड ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, कि कॉलोनियलिज्म इंडिया के अंदर कैसे आता है और इसका इम्पैक्ट क्या होता है। इम्पैक्ट मतलब इसका इफ़ेक्ट क्या होता है इंडिया के अंदर, इंडिया का जो हमारी कंट्री है उसके अंदर क्या इसके बाद में जो है चेंजेस आए इंडिया के अंदर, और क्या क्या यहाँ पे जो है डेवलपमेंट होता है, या फिर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। ये सारा आज के वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज हम फर्स्ट 3.1 पोर्चुगीज़ स्टडी करेंगे, आफ्टर दैट ब्रिटिश, डच एंड फ्रेंच। फर्स्ट यहाँ पर पोर्चुगीज़ सेलर वास्को ड गामा। वास्को ड गामा के बारे में हमने चैप्टर 1 में भी स्टडी किया था। चैप्टर 1 में हमने जोग्राफिकल डिस्कवरीज के अंदर बहुत सारे एक्सप्लोरर सी फेरर्स को स्टडी किया था, उसमें से एक थे वास्को ड गामा। वास्को ड गामा एक पोर्चुगीज़ सी फेरर है। सी फेरर मीन्स जहाजी और नाविक, और सी फेरर ये जो होते हैं इनको स्पॉन्सर किंग क्वींस करते हैं। और वास्को ड गामा जो है कोझिकोडे कैलिकट में आते हैं 1498 के अंदर। और यहाँ पर पोर्चुगीज़ को बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कि वो इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश हो सके पूरी अच्छी तरीके से। बहुत कम टाइम में ही वो क्या कर लेते हैं, इंडिया को कैप्चर करना स्टार्ट करते हैं बाय द बिगिनिंग ऑफ 16th सेंचुरी। जैसे जैसे 16th सेंचुरी आती है और 16th सेंचुरी स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे पोर्चुगीज़ जो है वो जो पोर्शन है इंडियन कोस्ट का वो अपने पूरे के पूरे कंट्रोल में कर लेते हैं, ठीक है। उनके कंट्रोल में आ जाता है क्या, इंडियन कोस्ट। इंडियन कोस्ट जो है उनके कंट्रोल में आ जाता है। कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ द इंडियन ओशन अंडर देयर कंट्रोल। किसके कंट्रोल में आता है, याद रखना है, सारे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। वास्को ड गामा पोर्चुगीज़ के सी फेरर थे और ये फर्स्ट आए थे इंडिया के अंदर। उसके बाद में 16th सेंचुरी स्टार्ट होती है और इन्होंने जो पोर्चुगीज़ है, इन्होंने पोर्चुगीज़ ने स्टार्ट किया है इंडियन कोस्ट को पूरा यहाँ पर जो पोर्शन है अपने कंट्रोल में ले लिया। उसके बाद में यहाँ पे जो इनके जो रिलेशंस थे वो स्ट्रेंड रिलेशन थे साउथ इंडिया के साथ। साउथ के जो रूलर्स थे उनके साथ में इनके स्ट्रेंड रिलेशंस थे। तो वेस्ट कोस्ट में यहाँ पे कॉलोनीज़ ये इस्टेब्लिश करते हैं, कॉलोनीज़ अपनी बनाते हैं और बहुत सारे फोर्ट को बिल्ड करते हैं फॉर देयर प्रोटेक्शन पर्पसेस। अब देखिए एक कोस्ट लाइन है, वहाँ पे इन्होंने कॉलोनीज़ भी बनाई और अपने फोर्ट्स भी बनाए। और फोर्ट्स के बारे में यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से समझ में आना चाहिए आपको कि ये फोर्ट्स बनाते क्यों थे, बार बार फोर्ट्स बनाने की ज़रूरत क्या है। फोर्ट्स बनाने की ज़रूरत इनको इसलिए पड़ती थी क्योंकि ये खुद के ही प्रोटेक्शन के लिए क्या करते थे, फोर्ट्स को बनाते थे फॉर देयर ओन प्रोटेक्शन के लिए ही ये लोग क्या करते थे, फोर्ट्स को बनाते थे, ठीक है। जैसे कि इनकी कॉलोनीज़ हैं वेस्टर्न कोस्ट पे, तो ये फोर्ट बनाएंगे फॉर द प्रोटेक्शन, कि कोई भी अगर इनकी कॉलोनी के ऊपर एक्सटर्नल अटैक होता है तो ये क्या कर सके, उनको क्या कर सके, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और अपनी जो कॉलोनी इन्होंने वेस्टर्न कोस्ट पे बनाई है उसको प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर फोर्ट बना लेंगे समझो। और ये जो एक्सटर्नल अटैक समझो यहाँ से अटैक हो रहा है तो ये क्या करेंगे, यहाँ से जल्दी से अपनी जो कॉलोनी है इसको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये एक मेन इम्पॉर्टेंट कॉज था कि ये लोग फोर्ट्स बनाते थे वेस्टर्न कोस्ट जो इनकी कॉलोनी थी वहाँ पर। और इससे एक और इनको एडवांटेज था कि ये एंड टू रीइंफोर्स देम कंटिन्यूसली विथ सप्लाई बाय यूजिंग सी वेज। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली सप्लाई की वजह से भी जो सी वेज था वो कंटिन्यूसली सप्लाई भी कर सकते थे थ्रू सी वेज, मतलब समुद्र के रास्ते से। तो यहाँ पे ये लोग फोर्ट्स बना लेते थे। द पोर्चुगीज नेवल फोर्स वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग यूज्ड फॉर सडन अटैक्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स है जो मैंने लिखे हैं, तो आपको रिवाइज करने के लिए जब आप बोर्ड एग्जाम के लिए स्टडी करोगे तो ईजी होगा।
अब जो पोर्चुगीज़ की नेवल फोर्सेस मतलब जो नेवी होती है, फॉर एग्जांपल अभी इंडियन नेवी समझो, ऐसे ही पोर्चुगीज़ की नेवल फोर्सेस में क्या क्या आ जाएंगे, शिप्स आ जाएंगे बहुत बड़े बड़े। उस टाइम पर क्या होता था, जब ज़्यादा ऐसे जेट प्लेन्स नहीं होते थे। अभी तो हमारी कंट्री ने रिसेंटली बहुत सारे जेट प्लेन्स खरीदे हैं, ठीक है, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल राफेल अभी खरीदा है, लेकिन वो टाइम पर हम कौन सी 16th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हम हिस्ट्री में 16th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम पे पोर्चुगीज़ की नेवल फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी। नेवल फोर्सेस मतलब उनकी नेवी, क्योंकि वो टाइम पर सीवेज ही ज़्यादातर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखते थे, इसलिए जो वेस्ट कोस्ट था, जो पूरा जो समुद्र का इलाका, ठीक है, वेस्ट कोस्ट, वहाँ पर इन्होंने अपने खुद का जो है पूरा कॉलोनीज़ बना ली थी, अपनी फोर्ट्स बना लिए थे। और ये जो इनकी नेवल फोर्सेस थे, पूरे जो इनके जो शिप्स थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे। और ये जो है इसको किस लिए यूज़ करते थे, सडन अटैक्स के लिए यूज़ करते थे। अभी इनकी ये जो नेवल फोर्सेस थी, जो समुद्री लड़ाकू जो इनकी शिप्स होती थी फॉर एग्जांपल, तो ये किस लिए यूज़ करते थे कि ये जो एनिमी की जो टेरिटरी है, अटैक, जो सडन अटैक होता है उससे जो है ये बच सके। दे यूज टू लॉन्च सडन अटैक ऑन देयर एनिमीज टेरिटरी फ्रॉम द सी एंड रैक इट कम्प्लीटली। और उनकी जो एनिमी की टेरिटरी है उसको भी ये लोग क्या कर सकते हैं, रैक इट कम्प्लीटली, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते थे। तो ये इसलिए जो था, इनकी जो नेवल फोर्सेस थी वो इतनी स्ट्रांग थी, सडन अटैक के लिए यूज़ होती थी। लेकिन जो इंडियन लोकल रूलर्स थे वो इसको मैच नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। यहाँ पर देखो इंडियन रूलर्स, अब ये जो टाइम चल रहा है 16th सेंचुरी, जहाँ पर पोर्चुगीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि उनकी नेवल फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इंडियन लोकल रूलर्स, जो यहाँ के लोकल रूलर्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे साउथ की बात चल रही है, वेस्ट कोस्ट की बात चल रही है, तो वो लोग बिल्कुल भी मैच नहीं कर पा रहे हैं इनकी नेवल फोर्सेस को। यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी की है इंडियन रूलर्स की, और वो उनको बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनकी पोर्चुगीज़ की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और इनका जो पोर्चुगीज़ का जो कंट्रोल था वो पूरे इंडियन ओशन के ऊपर हो गया था। तो उसके बाद में क्या होता है, ये एक लाइसेंस इशू करते हैं जिसको बोलते हैं करतास, और ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए सबको याद रखना है, CARTAZ, करतास, ठीक है, करतास सबको याद रखना है। लाइसेंस और करतास बोथ आर द सेम थिंग्स, ठीक है, लाइसेंस और करतास। अब इंडियन ओशन के अंदर इनकी पूरी की पूरी डोमिनेशन हो जाती है, इनका पूरा कंट्रोल हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, इंडियन ओशन के अंदर लाइसेंस इशू करते हैं और करतास, ये दोनों सेम है, सबको समझ में आ रहा है, ये दोनों सेम है, लाइसेंस और करतास, ठीक है, लाइसेंस और करतास ये दोनों सेम है। अब ये लोग क्या करते थे, लाइसेंस इशू करते थे इंडियन रूलर्स को, कि उनके जो शिप्स जो इंडियन ओशन में जा रही है, तो ये इशू करते थे इंडियन रूलर्स को लाइसेंस और करतास। और करतास के अंदर क्या क्या होता था, लाइसेंस के अंदर यूजुअली क्या होता था, उसके ऊपर नाम लिखा होता था, शिप का नाम लिखा होता था, कैप्टन ऑफ द शिप का नाम लिखा होता था, पोर्ट ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल। करतास के अंदर ये लिखा होता था, नेम ऑफ द शिप, कैप्टन का नाम भी लिखा होता था कि कौन है कैप्टन ऑफ द शिप। और करतास के अंदर लिखा होता था कि आपकी जो शिप है वो कहाँ से डिपार्चर कर रही है, और अराइवल, ये सारा का सारा मेंशन होता था, डिपार्चर एंड अराइवल। और इसके अंदर कितना सामान है, आपने कितना इसमें लोड किया है, जो भी आपके वेपन्स हैं उसके बारे में पूरी सारी जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी करतास के अंदर वो लिखी जाती थी। और इंडियन रूलर्स को ये कंपलसरी था, इवन द माइटी रूलर्स लाइक मुगल्स,
मुगल्स वो टाइम पर बहुत ज़्यादा जो है पावरफुल यहाँ पर हिस्ट्री के अंदर हैं, लेकिन इनको भी क्या करना पड़ता था, पोर्चुगीज़ जिनका इंडियन ओशन के अंदर पूरा दबदबा था और पूरा इंडियन ओशन इनके ही कंट्रोल में था, तो इनसे लाइसेंस लेना पड़ता था, करतास लेना पड़ता था, जो मैंने आपको बताया। तो माइटी मुगल्स को भी यहाँ पे इनसे लाइसेंस लेना पड़ता था, ठीक है। और अगर कोई भी जो लोकल रूलर है वो डेयर करता है कि नहीं मैं नहीं लूँगा पोर्चुगीज़ से लाइसेंस, मुझे क्या ज़रूरत है, फिर वो अपनी जब शिप लेके जाता था तो या तो उसकी शिप को सीज कर लिया जाता था या फिर उसकी शिप को संक कर दिया जाता था, या तो उसकी शिप को क्या कर दिया जाता था, संक और सीज्ड, मतलब या तो फिर लूट लेंगे या फिर उसको डुबा देंगे, दोनों में से एक चीज़ उनके साथ होना बहुत ज़्यादा यहाँ पे खतरा था। इसलिए क्या करते थे, रूलर्स जो थे, इंडियन रूलर्स जो थे, वो लाइसेंस ले लेते थे, करतास ले लेते थे। और ये बार बार बोल रही हूँ, लाइसेंस और करतास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फिलअप मैच द कॉलम्स में आएगा, ठीक है, सबको याद रखना है। तो माइटी मुगल्स भी जो है, जो पावरफुल थे, उनको भी लेना पड़ता था। (1608) Portuguese had their colonies on the western coast of India at Diu, Daman, Chaul, Goa, including Sashti and Bardesh, Honavar, Gangoli, Basrur, Mangalore, Kannur, कोडुंगुल्लूर, कोच्चि एंड कोलम। ये सारे जो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है, इसमें यहाँ पर इनकी जो है कॉलोनीज थी। और ईस्टर्न कोस्ट लाइक नागपट्टिनम, मेलापुर, हुगली इन बंगाल, ये सारा जो है ईस्टर्न कोस्ट था। दे हैड ट्रेडर्स कॉलोनीज एट, यहाँ पर थी इनकी सारी। और दिस स्ट्रेच ऑफ पोर्चुगीज एम्पायर हैड इट्स कैपिटल एट गोवा। ये जो पूरा इनका एम्पायर था, तो इनकी जो कैपिटल है वो है गोवा। पोर्चुगीज़ का जो पूरा का पूरा इनका जो स्ट्रेच था, ठीक है, इनकी कॉलोनीज़ कहाँ से कहाँ तक थी, देखो ये इम्पॉर्टेंट है। केप ऑफ गुड होप से लेकर मकाओ इन चाइना, ये इम्पॉर्टेंट है कि जो पूरी कुल मिलाकर, ठीक है, इनका पूरा एम्पायर कहाँ तक था पोर्चुगीज़ का, पूरी इनकी कॉलोनीज़ कहाँ से कहाँ तक थी, केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका, नीचे टिप आते हैं, देखो ये साउथ अफ्रीका यहाँ पर ऐसे समझ लो, और यहाँ पर ऐसे केप ऑफ गुड होप है। वर्ल्ड मैप के अंदर देखना अच्छे से मिल जाएगा, केप ऑफ गुड होप टू मकाओ, मकाओ इन चाइना, ये पूरा इनका कॉलोनीज़ था। दे all were considered to part of the Indian Empire of the Portuguese Estado da India। Estado da India ये जो है पोर्चुगीज़ टर्म है, इंडियन एम्पायर ऑफ द पोर्चुगीज़ Estado da India, ठीक है, ये सबको याद रखना है। There were several office holders appointed by Portuguese king। ये जो ऑफिस होल्डर्स हैं, ये मैं पहले ही बता दूं, ये इम्पॉर्टेंट है, फिलअप मैचअप सब में आएंगे और इनको याद रखना है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। वाइसराय कैप्टन ए जराल, ये जो है ये टर्म है पोर्चुगीज़ वाला, और ये इंग्लिश टर्म नीचे मैंने लिखा है वाइसराय एंड जनरल ऑफ आर्मी। वाइसराय जो लिखा है ये देखो, वाइसराय, ठीक है, इसका मीनिंग है वाइसरॉय, क्योंकि ये पोर्चुगीज़ टर्म है। और उसके बाद कैप्टन एजराल, ये पोर्चुगीज़ टर्म है, इसका मीनिंग होता है जनरल ऑफ आर्मी। इनका कितना टेन्योर होता था, 3 इयर्स का टेन्योर होता था, मतलब पूरा कार्यकाल, मतलब 3 साल, मतलब अगर कोई अपॉइंट होता है 2017, 17, 18, 19, 20 में रिटायर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं एडवाइजरी बोर्ड टू असिस्ट देम। अब इन दोनों लोगों को जो है असिस्ट करने के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड था, जिसमें कौन कौन था? आर्क बिशप ऑफ गोवा, ठीक है। नेक्स्ट है जज मीन्स चांसलर। नेक्स्ट है इंचार्ज ऑफ कंपनीज पोजेशन वदोरे दे फजंदा। ये जो है पोर्चुगीज टर्म है, तो आपको याद रखना है वदोरे दे फजंदा जो है इंचार्ज ऑफ कंपनीज है। कौन है इंचार्ज ऑफ कंपनी? वदोरे द फजंदा, ठीक है। वदोरे द फजंदा जो है इंचार्ज ऑफ कंपनी है। नेक्स्ट है कैपिटन। कैपिटन कौन है? ये याद रखना है सबको। कैपिटन कौन है? कैपिटन है कैप्टन एंड अ फ्यू अरिस्टोक्रेट्स फ्रॉम पुर्तगाल। कैपिटन, कैपिटन लिख के आएगा तो आपको मैच करना है कैप्टन एंड अ फ्यू एरिस्टोक्रेट्स फ्रॉम पुर्तगाल। वाइसराय कौन है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। लेटर हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी। अब यहाँ पर लेटर हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी की बात होती है। 5 शिप यूज टू अराइव एवरी ईयर इन द इंडियन पोर्ट्स। अब यहाँ पे 5 जो शिप हैं हमेशा हर साल आती थी इंडियन पोर्ट्स पर, और इसमें क्या क्या होते थे? कैनन्स होते थे, ठीक है। और द पोर्चुगीज हैड शिप बिल्डिंग फैसिलिटीज़ एट गोवा, दीव एंड दमन। तो जो पोर्चुगीज़ की जो शिप्स थी, ठीक है, पोर्चुगीज़ की शिप हमेशा 5 जो शिप है वो इंडिया आती थी, और जो पोर्चुगीज़ की शिप बिल्डिंग फैसिलिटीज़ है वो कहाँ कहाँ पर थी? गोवा, दीव, दमन। ये हमेशा याद रखो कहाँ कहाँ पर थी इनकी शिप बिल्डिंग फैसिलिटीज़, कहाँ कहाँ पर थी? गोवा, दीव और दमन में थी। और ड्यूरेबल टीक वुड ऑफ बेस्ट क्वालिटी एसेंशियल फॉर बिल्डिंग शिप वॉज अवेलेबल। यहाँ पर क्या होता था? जो ड्यूरेबल टीक वुड होती है जो बेस्ट क्वालिटी की, वो यहाँ पर अवेलेबल होती थी, मिलती थी, इसलिए यहाँ पर आती थी। एसेंशियल जो होती है बहुत ज़्यादा शिप को बनाने के लिए ना बेस्ट क्वालिटी की टीक वुड चाहिए होती है जो बहुत ज़्यादा दिन तक चलती है, तो वो यहाँ पर अवेलेबल होती थी इस रीजन्स के अंदर। The Portuguese used to deploy seamen from Portugal to India. In those times, Indian rulers did not maintain a naval force. Therefore, Indian ruler found it difficult to fight the strong naval forces of the Portuguese. अब ये जो हमने पोर्चुगीज़ की इतनी ज़्यादा नेवल के बारे में यहाँ पे स्टडी किया, तो हमें पता चला कि इंडियन रूलर्स जो बिल्कुल भी जो स्ट्रॉन्ग नहीं थी उनकी नेवल फोर्सेस, और वो बिल्कुल भी जो है फाइट नहीं कर सकते थे पोर्चुगीज़ की जो नेवल फोर्सेस है। पोर्चुगीज़ की नेवल फोर्सेस के सामने वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। पोर्चुगीज़ की नेवल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग थी और इंडिया की जो रूलर्स थे छोटे छोटे, उनकी जो नेवल फोर्सेस थी वो बहुत ज़्यादा वीक थी, इसलिए वो जो है वो बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकते थे और इतनी ज़्यादा उनको दिक्कत आती थी फाइट करने के लिए जो पोर्चुगीज़ की नेवल फोर्सेस से। लेकिन 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 यहाँ पर एक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर छत्रपति शिवाजी महाराज, ये हैं एक्सेप्शन। इंडियन रूलर्स में ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्शन की बात आती है कि पोर्चुगीज़ की जो नेवल फोर्सेस थी, लेकिन उसके अगेंस्ट किसकी नेवल फोर्सेस थी? छत्रपति शिवाजी महाराज। ये इनकी एक्सेप्शन में गिनती होगी क्योंकि इनकी जो नेवी थी, इन्होंने खुद नेवी जो है सेटअप करी थी और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर हैं जिनकी जो नेवी थी वो उन्होंने खुद सेटअप करी, और ये जो है एक्सेप्शन थी क्योंकि बाकी जो इंडियन रूलर्स थे उनकी नेवल फोर्सेस स्ट्रांग नहीं थी। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की जो है नेवी बहुत ज़्यादा इन्होंने स्ट्रॉन्ग बिल्डअप करी थी। द डच एंड द ब्रिटिश डिफीटेड द पोर्चुगीज नेवल फोर्सेस इन 17th सेंचुरी इन द सी बैटल्स। द पोर्चुगीज
The Portuguese prohibited building of any religion monument except churches in the Indian provinces under their rule. अब यहाँ पर जो है इसके बाद में पोर्चुगीज़ ने जब अपनी कॉलोनी सेटअप कर ली थी तो यहाँ पे रोक लगा दी थी कि कोई भी रिलीजियस मोन्यूमेंट्स नहीं बना सकते हैं एक्सेप्ट चर्च. फॉर एग्जांपल आप मस्जिद, मंदिर और जो अन्य रिलीजियस जो भी मोन्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो नहीं बना सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप क्या बना सकते हो, चर्च बना सकते हो. ऐसा किसने कहा था, पोर्चुगीज़ ने. प्रोहिबिशन ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल और वेडिंग फंक्शन. फॉर एग्जांपल रिलीजियस फेस्टिवल बहुत सारे होते हैं इंडिया के अंदर, सभी को पता है, दशहरा, दिवाली, ईद और बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, ओणम, ऐसे सारे रिलीजियस फेस्टिवल को यहाँ पे बोला था कि आप नहीं सेलिब्रेट कर सकते हो. वेडिंग फंक्शंस को भी यहाँ पे प्रोहिबिट कर दिया था. नेक्स्ट है पोर्चुगीज रूलर्स ऑल्सो ट्राई टू सप्रेस द लोकल लैंग्वेजेस ऑफ द पीपल. लोकल लैंग्वेज जो हमारी होती है उसको भी इन्होंने बहुत ज़्यादा सप्रेस करने की कोशिश करी थी. जो लोकल लैंग्वेज, जैसे अभी यहाँ पर जो वेस्टर्न कोस्ट की लैंग्वेज है, अब गोवा के जो लोग हैं वो उनके खुद की लैंग्वेज होती है, लेकिन उसको भी इन्होंने जो है सप्रेस करने की कोशिश करी बहुत ज़्यादा. पीपल ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट, अट्रैक्शन, क्रिश्चियनिटी. अब ये जो पीपल्स हैं उनको ऑफर्ड करते थे एम्प्लॉयमेंट कि जो है ये लोग जो हैं क्रिश्चियनिटी ये जो क्रिश्चियनिटी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे थे. तो क्रिश्चियनिटी से अट्रैक्ट होने के लिए क्या कर रहे थे, इसी इंटेंशन से ये लोग जो है ऑफर कर रहे थे जॉब्स. In the beginning of their rule, they made Goa a free port, that resulting in attracting traders from various countries to Goa. अब जब स्टार्टिंग में, पहले आपको पता है ना, सभी लोग फ्री ट्रायल देते हैं, ये आपको सबको पता होगा. कभी भी कोई भी लॉन्च होता है, कोई नया ऐप लॉन्च होता है या फिर कोई नया ऐप पे आप रजिस्टर करते हो तो वो क्या करते हैं, इट्स फ्री ट्रायल देते हैं 1 मंथ के लिए, ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल प्राइम मेंबर बनना है अमेज़ॉन का, ठीक है, प्राइम मेंबरशिप, तो वो क्या बोलते हैं 1 मंथ फ्री ट्रायल देते हैं ना, 1 मंथ फ्री ट्रायल देते हैं, ट्रायल बेसिस देते हैं, और उसके बाद बोलते हैं ऑटोमेटिकली डिडक्ट होगा अमाउंट. ऐसी उनकी टर्म्स और कंडीशन होती है. मतलब 1 महीने तो आप फ्री में उसको यूज़ करते हो, प्राइम मेंबरशिप जो अमेज़ॉन की मिलती है, लेकिन उसके बाद तो आपको जो है एक बार अट्रैक्शन हो गया, एक बार उसकी जो आदत पड़ गई तो आप नेक्स्ट टाइम उसको पेड करके परचेस करते हो. तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया था. नॉर्मली सबका ही ऐसा रहता है, कोई भी एक नए ऐप पे रजिस्टर करते हो तो फ्री. ऐसा ही पोर्चुगीज़ ने वो टाइम पे, सोचो ना 16th सेंचुरी के टाइम पर, 17th सेंचुरी जब पोर्चुगीज़ कॉलोनी बना रहे थे, इंडिया के अंदर सेटअप कर रहे थे, तो उन्होंने इतना ज़्यादा दिमाग यूज़ किया था कि पहले गोवा को कैप्चर करके गोवा को बोला फ्री पोर्ट, और उसके बाद में पूरा जो है इन्होंने लाइसेंस इश्यू करना स्टार्ट किया, जैसे हमने करतास के बारे में स्टडी किया. अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम ब्रिटिश के बारे में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.